नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, जिसका शासनकाल जो है गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 85 के बीच में रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इसके पहले हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर के बारे में बात की है। जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद जितने भी गवर्नर हैं उनके बारे में बात की है। और आपको बताया है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। इसलिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल उसके बाद जो बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बिल्कुल आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इनके द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट कहें जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी या स्टेट पीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। गवर्नर जनरल हमें पढ़ने पड़ते हैं और काफ़ी है गवर्नर जनरल, तो हम सभी के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे और आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप किसी प्रकार के सजेशन या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम किन बिंदुओं पर बात करेंगे उसको हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या राजनीतिक उपलब्धि इनके शासनकाल के दौरान रही, अर्थात इन्होंने किस प्रकार से राजनीतिक कार्य किए या इनके शासनकाल में हुए। प्रशासनिक सुधार इन्होंने किस प्रकार से किए और न्यायिक सुधार के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है। अगर आपको बताएं तो इन्हें न्यायिक सेवा का जनक भी कहा गया है। और क्यों कहा गया है ये हम आपको आगे देखेंगे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जो है जनक भी कहा गया है। चलिए तो हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको हम इसका बेस बताते हैं। आप अगर यही वीडियो हमारा देख रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे आप पार्ट 1 देखिए, जिसमें बंगाल के गवर्नर के बारे में बात करिए, क्योंकि एक जो सीक्वेंस में जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अच्छे से। चलिए तो हम यहाँ पर बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही पारित हुआ था। हम जानते हैं कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद जो है बंगाल में द्वैध शासन की पद्धति लागू हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। लेकिन यहाँ पर बंगाल को रिप्रेजेंट करने के लिए बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव आए थे। इसके बाद क्रमशः जो है वेंसी टाट, फिर रॉबर्ट क्लाइव, जो बरेलाई कटियार, और देन लास्ट में यहाँ पर आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ पर आए थे तो इनका एक बंगाल के गवर्नर के रूप में जो शासन रहा था वो रहा था 1772 से 74 के बीच। हम फिर बता रहे हैं बंगाल का गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर है, ठीक है। तो बंगाल का जो गवर्नर के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स जब थे तो इन्हीं के टाइम पर जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, जिसके अनुसार क्या था कि बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मीन्स जो गवर्नर का टर्म था वो गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया और इसके अंतर्गत सारे अंग्रेजी क्षेत्र आ गए। अर्थात अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ पर भी अपने नियंत्रण को लाया था, प्रशासनिक नियंत्रण करा था, युद्ध जीता था, वहाँ पर उन सभी का गवर्नर जनरल जो है बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया। अर्थात पद जो हो गया गवर्नर जनरल का हो गया, जिसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए निश्चित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। मद्रास एवं बम्बई भी उस समय जो था काफ़ी अपने आप में विशेष रोल रखता था। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने। तो यहाँ पर जो इनका टाइम पीरियड हमने आपको बताया ये एक गवर्नर के रूप में था, और इसके बाद इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ गवर्नर जनरल के रूप में जो 1785 तक चला। तो आपको यहाँ पर ये स्पेशल बात याद रखनी है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो कौन है, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक और हेस्टिंग्स महोदय आते हैं, इसलिए यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हम वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं।
और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, अब यहाँ पर शब्द पे ध्यान देना, ओनली गवर्नर की बात हो रही है और अंतिम की बात हो रही है, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। और आई थिंक इन दोनों में चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि जब इस समय थे तो गवर्नर थे, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया और जो गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए, वॉरेन हेस्टिंग्स बन गए। और 5 साल का शासन था, हालांकि इन्होंने कई समय तक शासन किया। वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया, क्योंकि किसी के किस्मत के सितारे इसी प्रकार से बुलंद होते थे। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स की बात थी। चलिए तो अब हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में और डीप में। तो हम आपको पहले बता दें कि इसे जो है किन किन नामों से जाना जाता था, या इसे अपने कार्यकाल के दौरान या कार्यों के फलस्वरूप क्या नाम दिए गए। तो इसे चूहा और नेवला की संज्ञा भी दी गई, एक झूठा बैलों का ठेकेदार इसे कहा गया और अन्याय का मुखिया कहा गया। जो यहाँ पर इसकी जो नाम है वो इसलिए बताया कि अब आपको शायद इसके पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि ऐसा इसे क्यों कहा गया। चलिए तो हम वैसे तो ये काफ़ी सफल रहे थे, इन्हें न्यायिक सेवा का जनक भी कहा गया था। और अब आगे इनके बारे में बात करते हैं। हमने जैसा कहा था कि हम जो है इसके राजनीतिक, प्रशासनिक और जो है न्यायिक सुधार क्या क्या इसने किए थे उस समय तत्कालीन बंगाल में, और बंगाल से संबंधित जो भी अब अंग्रेजी क्षेत्रों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ जहाँ पर भी क्षेत्र था वहाँ पर, तो उसके अंतर्गत हम बात करते हैं। तो इसके समय की मुख्य घटना जो थी वो थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1785 से 1782 के दौरान हुआ था। ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके शासनकाल में क्या हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो बाद में जो है सालबाई की संधि के बाद जो है समाप्त हुआ था, सालबाई की संधि। देन इसके बाद जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1780 से 1784 तक चला था। वो भी इसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना है। इसने क्या करा, तो जो मुगल सम्राट है, हमने देखा था कि किस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने उस समय के तत्कालीन जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि कर ली थी और कंपनी के संरक्षण में ले लिया था, अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी उसने ले ली थी। तो इस प्रकार से उसने मुगल सम्राट को अपने अधीन कर लिया था और पेंशन पर रख दिया था। फिर बाद में क्या हुआ, जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी, ठीक है। इसने बंद करवा दी कि हमें नहीं देना, और कड़ा व इलाहाबाद लेकर अवध को बेच दिया, अर्थात ये क्षेत्र जो है इसने अवध को बेच दिए। 1773 में इसने बनारस की संधि की, 1774 में रोहिलखंड पर अधिकार किया, और इसके जो टाइम पीरियड है उसका महत्वपूर्ण एक और ये भी रहा है कि 1781 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। अगर हम आगे बात करें तो गीता, जो भगवत गीता है, उसके अंग्रेजी अनुवाद करते विलियम विल्किंसन, उसको इन्होंने आश्रय प्रदान किया था। और इसी के समय में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी एग्जाम में पूछा गया है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। किसके शासनकाल की घटना है, तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स की टाइम की घटना, आपको याद रखना है। 1780 में इन्हीं के समय भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, द बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। और किसने किया था इसका प्रकाशन, तो जेम्स अगस्ट हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। फिर इसके बाद जो है जो भी समाचार पत्र है उनकी लाइन लग गई थी, तो ये भारत का पहला समाचार पत्र था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में जो है संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो ये इसके शासनकाल के दौरान प्रमुख जो है राजनीतिक घटनाक्रम है, आपको याद रखना है। कुछ वॉरेन हेस्टिंग्स ने किए तो कुछ इसके समय पर हुए, पूछा जाता है एग्जाम में कि ये घटना किसके समय की है। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो जितने भी, जब हम गवर्नर जनरल सारा कंप्लीट कर लेंगे,
इसके बाद हम एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक सुधारों की। तो इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। कौन सा द्वैध शासन है? वही द्वैध शासन जिसको कि रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, और उसके तहत उसने क्या करा था, जब उसने प्लासी का युद्ध जीत लिया था तो राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन ले लिए थे, और शासन चलाने की जो जिम्मेदारी नवाब को दे दी थी। और इसने क्या करा, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। कर वसूल करने के लिए इसने भारतीय दीवानों के स्थान पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किसने किया था, तो वो किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। जो सरकारी कोषागार है इसने उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर ये कोलकाता लेके आया। ठीक है, कलकत्ता लेकर आया। भूमि कर सुधार इसके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो कि हम भूमि कर सुधार के अंतर्गत इसको समझते हैं पंचशाला बंदोबस्त। ठीक है, थोड़ा सा पंचशाला बंदोबस्त के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पंचशाला जो बंदोबस्त है इसको वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में लाया था, जब ये बंगाल का गवर्नर था। द्वैध शासन पद्धति समाप्त कर इसने पंचशाला बंदोबस्त लागू किया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो कर संग्रहण है उसका अधिकार ऊंची बोली वाले को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर देता था। ठीक है, अर्थात उन लोगों नीलामी करता था, और उन लोगों को ये अधिकार देता था जो सर्वश्रेष्ठ पैसे देकर बोली लगाते थे, और कहता था नीलामों में जमींदारों को हतोत्साहित किया गया तथा बड़े बड़े ठेकेदारों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, और उनको कहा गया कि अब इस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो कर है आप ही वसूल करेंगे, चाहे कितना भी आए, बस आपने एक बार हमें पैसा दे दिया कि इसके लिए जो भी बोली लगाई इसके बाद आप जानो। अब जब उसने वाली जो है व्यवस्था लेके आया तो ठेकेदारों ने तो सट्टेबाज थे, उनको न तो भूमि की जानकारी थी, न कृषकों के हितों के लिए कुछ सोचा, कुछ भी नॉलेज नहीं था कि इस भूमि पर इतना होगा कि नहीं होगा। अब जितना ठेकेदार जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को पैसा दे रहे हैं ऊंची बोली के तहत, अब वो भी कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा वो किसानों से वसूल करें। अब किसान जो है इतना जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, तो ठेकेदारों को लॉस हुआ इसमें। और अब जब ठेकेदारों को लॉस हुआ, क्योंकि कृषक दे ही नहीं पाते थे, तो कृषकों ने खेती करना ही छोड़ दिया। ठीक है, कृषकों ने खेती ही करना छोड़ दिया कि भाई हम जितना कमा नहीं पाते उससे ज़्यादा तुमको देना है, तो ये लो, हमको नहीं करना खेती। तो इससे ठेकेदारों को भी क्या हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। चूंकि नीलामी ऊंची कीमतों पर की गई थी, ठेकेदारों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो ठेकेदारों ने क्या करा, नीलामी में नेक्स्ट टाइम पे भाग ही नहीं लिया। इसका पूरा बेनिफिट जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला कि खेती हो रही है कि नहीं हो रही है, बारिश हो रही है कि नहीं, बंजर भूमि है, बस उन्हें इसका पर्टिकुलर अमाउंट मिल गया, और ठेकेदार जानो। तो फाइनली फिर इस पंचशाला बंदोबस्त को क्या करा, 1776 में अर्थात 1776 में जो है बंद कर दिया गया, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से कारगर साबित नहीं हुई। तो और इसके बाद जो है 1 वर्षीय प्रणाली अपनाई गई थी, किंतु यह प्रणाली भी जो है असफल रही है। 5 साल की जगह 1 अपनाई गई थी। हालांकि फिर बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ और सुधार किए थे, जो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भूमि कर सुधार में आपको जो वॉरेन हेस्टिंग्स के संबंधित याद रखना है कि इसने पंचशाला बंदोबस्त को लाया था। अब स्टिंग्स ने भ्रष्टाचार को स्थापित किया था। जो वॉरेन हेस्टिंग्स है इसने भ्रष्टाचार को बहुत स्थापित किया था, काफ़ी भ्रष्टाचारी था ये, पैसे लेकर कुछ भी कर सकता था। और मुर्शिदाबाद के एक दीवान थे नंद कुमार को इसने मरवा दिया था झूठा आरोप लगाकर, अर्थात ये न्यायिक हत्या कहलाती है इतिहास में। अब तो अगर हम बात करें कि नंद कुमार को इसने किस प्रकार से जो है आरोप लगवाया था, तो हमें पता है कि जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्लासी का युद्ध जीता था, तो उसने उस समय पे मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। फिर कुछ घटनाक्रम राजनीतिक रहे और समय बीतता गया, तो इसने क्या करा, मीर जाफ़र की जो विधवा थी मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए की रिश्वत ले ली, और उसके अल्पवयस्क पुत्र नवाब मुबारक दौला को संरक्षक बना दिया, जिससे वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो उस समय की सीजे थे, चीफ जस्टिस इम्पे थे, उसकी मदद से नंद कुमार को जो है फांसी चढ़वा दी। मतलब इस पे जो है नंद कुमार ने कुछ आरोप लगाए थे, तो इसने उसी को घेर कर बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगा दिया और उसको फांसी की सज़ा दिलवा दी, अर्थात इसने न्यायिक हत्या दिलवा दी। इसीलिए जो है इसको
इसलिए कहा जाता है, इसको न्यायिक हत्या कहा जाता है क्योंकि इसने झूठा आरोप लगाया था। अब हम बात करते हैं 1785 में। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो इसने, जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसने पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किया था और इस्तीफा दे दिया था। जब ये इंग्लैंड पहुंचा तो 1785 में बर्क महोदय थे, इन्होंने इसके ऊपर महाभियोग चलाया। हालांकि 1795 में ये आरोपों से मुक्त हो गया। ठीक है, तो इतना इसके राजनीतिक हमको घटनाक्रम प्रशासनिक याद रखना है। अब हम बात करते हैं न्यायिक सुधार की। तो हमने बताया आपको कि इसको न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। 1772 में प्रत्येक जिले में इसने एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किया। जब आप दीवानी और फौजदारी चीज़ें पढ़ते हो तो आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न आता है, तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी आपको बता देते हैं कि दीवानी और फौजदारी जो होते हैं क्या होते हैं। तो अगर हम दीवानी की बात करें तो दीवानी मामलों को सिविल मामले कहते हैं और फौजदारी मामले जो होते हैं इनको आपराधिक मामले या क्रिमिनल मैटर कहते हैं। ठीक है, अब जो सिविल मामले होते हैं ये जो होते हैं हम आज के परिप्रेक्ष्य में ही बता रहे हो, लगभग उस परिप्रेक्ष्य में भी यही बात थी, बस थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं कि व्यक्ति के अधिकारों का जब हनन हो रहा हो, जब उसके अधिकारों की बात हो रही हो, संपत्ति का हस्तांतरण या संपत्ति के अधिकार की बात हो रही हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी प्रकार का फैमिली मैटर हो, तो वो सिविल मामले के अंतर्गत आते हैं। और जब हत्या, मारपीट, डकैती, छिनैती, चोरी, बलात्कार जैसी चीज़ें आती हैं तो वो जो होता है फौजदारी मामले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अर्थात क्रिमिनल मैटर में क्या किया जाता है, अपराधी को सजा दिलाई जाती है, क्रिमिनल्स को, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो होता है क्षतिपूर्ति, दावा अधिकार प्राप्त करना होता है। तो उस समय की अगर हम बात करें तो 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी था फौजदारी न्यायालय स्थापित किया गया। जो दीवानी अदालत होती थी उसमें कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और जिला फौजदारी अदालत जो होती थी उसमें एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। दीवानी मुकदमे में क्या होता था, हमें पता है दीवानी मुकदमे जो है किसके अधीन थे, तो ये कलेक्टर के अधीन थे और इसमें जाति कानून लागू थे, अर्थात हिंदू के संबंध में हिंदू कानून से न्याय होता था, मुसलमानों के संबंध में मुस्लिम कानून से न्याय होता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून को वरीयता दी जाती थी। कलकत्ता में इसने एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की और सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल के सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो को सलाह से न्याय करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है, अब राय रायन यहाँ पर एक प्रकार का जो है अधिकारी का पद हो गया, नाम हो गया। ठीक है, हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब के देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो एक पद हो गया। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था, दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। और अगर हम बात करें सदर फौजदारी अदालत में नाइब निज़ाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से जो है न्याय करते थे। ये न्याय है, ठीक है, न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स की ने दोनों दीवानों जो है मोहम्मद रजा खान था राजा सिताब राय को पद से हटा दिया जब इस प्रकार के उसने कुछ चीज़ें करी। तो इसी के तहत इसी के समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पर, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उस समय के जो तत्कालीन जो सीजे थे अर्थात जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो समय के तत्कालीन जो है चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा 3 और भी न्यायाधीश थे, उनके नाम बता देते हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट करके 3 और भी जज थे। ठीक है, तो एलिजा एम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। अब कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए इसने कोर्ट ऑफ जेंटू लॉज की भी स्थापना की थी 1776 में। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अर्थात रिंग फेंस पॉलिसी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करी। अब इसके बाद जो है मुख्य रूप से जो बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस नियुक्त हुए थे, तो हम उनकी बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी अपने आप में। और आप भी इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।